हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने किया था। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट while traveling from one transparent medium to another transparent medium. So it is the phenomenon of deviation at the interface of two media. Means अगर हमारे पास हम एक मीडियम रेयर कंसिडर करते हैं, सेकेंड मीडियम इज डेंसर, तो एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया हमारे पास जो बेंडिंग होगी दैट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हमने केसेस डिस्कस किए थे कि अगर लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो किस तरफ ट्रेवल करेगी और डेंसर से रेयर जाएगी तो किस तरफ ट्रेवल करेगी। तो जब हमने बात की थी कि अगर जो लाइट है वो रेयर से डेंसर जाएगी तो रेयर टू डेंसर मींस बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हमारे पास था रेयर टू डेंसर के लिए कि अगर कोई लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। नेक्स्ट इज अगर उसी का उल्टा अगर कोई डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है तो डेंसर टू रेयर मींस इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इन्हीं वर्ड्स को याद रखना है और इसी के बेसिस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। हमने कंसिडर किया कि ये हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है, लेट इट बी PQRS, जिसकी थिकनेस हमने ली है T। अब सबसे पहली रे आके जो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो ये सबसे पहली रे आई, ये आके स्ट्राइक की, जिस पॉइंट पे आके स्ट्राइक की उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द रे विच इज नॉर्मल टू द सरफेस वो हमारे पास क्या आ जाती है? नॉर्मल रे। एक इंसिडेंट रे ले ली, एक नॉर्मल रे ले ली। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल रे दोनों के बीच में एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर हमने बोला कि अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है, अगर लाइट रेयर से डेंसर ट्रेवल करेगी तो एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था इंसिडेंट रे का। ये थी हमारी इंसिडेंट रे। अगर डेविएशन ना होती तो ये पाथ होता हमारी इंसिडेंट रे का। रे जो हमने किया था स्टार्टिंग में कि जो लाइट है दैट ट्रेवल्स ऑन अ रेक्टिलिनियर पाथ, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन पाथ कि अगर डेविएशन ना हुई होती तो डॉटेड रिप्रेजेंट्स ऐसा होना चाहिए था। नेक्स्ट, अब जिस पॉइंट से हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रही है उसको पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब इस पॉइंट से मान लो हमारे पास ए पॉइंट से हमारे पास बेंडिंग हुई, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ग्लास में एंटर कर रही है। एयर और ग्लास की अगर बात करें तो एयर का जो हमारे पास स्पीड है, एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और जो ग्लास है उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो हमने किया था दो तरह के मीडिया होते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जहां लाइट की स्पीड ज्यादा वो हमारे पास रेयर मीडियम बोला जाता है और जहां स्पीड जो है वो कम हो जाएगी उसको हम डिक्लेयर करते हैं डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो लाइट जा रही है रेयर से डेंसर यहां जाना चाहिए था, बट क्योंकि जब हमारे पास रेयर टू डेंसर मूव करेगी तो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये होना चाहिए था पाथ, बट ये नॉर्मल की तरफ को बेंड कर गई। तो ये नॉर्मल की तरफ को बेंड की, तो ये जो हमारा नॉर्मल के साथ एंगल है ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आगे ये रे स्ट्रेट जाएगी, किसी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक की, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक की हमने इसको बोल दिया पॉइंट बी। अब वापस से डेंसर से किस में आ रही है? रेयर में आ रही है। रेयर में हमारे पास क्या हो जाती है? स्पीड ज्यादा हो जाती है, रेयर में आएगी और डेंसर टू रेयर जब ट्रेवल करती है तो बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये थी हमारी रे, ये ऐसे स्ट्रेट जा सकती थी बट इसकी बेंडिंग हो गई, बेंडिंग हुई है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां जाना चाहिए था बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां जाना चाहिए था बट मूव कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
तो लाइट जिस मीडियम से जर्नी स्टार्ट करती है जब उसी मीडियम में वापस आ जाती है, एयर से जर्नी स्टार्ट की थी, ग्लास में गई, वापस एयर में आ गई, तो जब जिस मीडियम से जर्नी स्टार्ट की है वापस उसी में आ जाते हैं, उस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो रे इंसिडेंट रे थी, रिफ्रैक्टेड रे थी, अब जिस मीडियम से स्टार्ट किया वापस उसी मीडियम में आ गई तो इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अब ये हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिख रहे हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब ऐसा हमारे पास Z की शेप में बन जाता है तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। तो ये सेम है तो ये भी सेम होगा। बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहां जाना चाहिए था बट बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो एंगल बना ये क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एंगल हमारे पास क्या आ गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस आ गया। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट आई रेयर से डेंसर, बेंड की टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब जाएगी डेंसर से रेयर बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये मेरी लाइट रे का एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन जब वापस रेयर में आ गई तो ये हमें मिली इमर्जेंट रे विच इज पैरेलल टू दिस इंसिडेंट रे, पैरेलल टू दिस ओरिजिनल इंसिडेंट रे, वो हमारे पास क्या आ गई, इमर्जेंट रे। अब इंसिडेंट रे जो ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था और जो इमर्जेंट रे है उनके बीच में अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास इमर्जेंट रे, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में अगर हम लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन इंसिडेंट रे and emergent ray, the distance between perpendicular distance between the path of incident ray, emergent ray, वो हमारे पास क्या बोला जाएगा, lateral displacement। मेरी रे इतनी laterally displace हुई है, तो ये हमारे पास emergent ray is laterally displaced from the path of incident ray, उसको हम क्या बोल रहे हैं कि actual path से कुछ displace हुई है। तो ये जो डिस्टेंस आया पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस है जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे आई है उनके बीच में हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है। तो यहां पे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे एंड द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे वो क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वो हमारे पास क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द स्लैब। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी उतनी ज्यादा रे डिस्प्लेस करेगी, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी स्लैब की उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी थिकनेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी, जितनी ज्यादा थिकनेस, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो टी, आई और म्यू तीनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतनी ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे थिकनेस होगी स्लैब की उतनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। तो ये हमारे पास तीन चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फर्दर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ ऑफ द मीडियम के। कैसे, अगर लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मान लो फर्स्ट मीडियम की स्पीड, जो लाइट की स्पीड है फर्स्ट मीडियम में c है, सेकंड मीडियम में v है। फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ लैम्डा है, सेकेंड मीडियम में वेवलेंथ इज लैम्डा डैश। कोई रे आई, इंसिडेंट रे, रेयर से डेंसर जाएगी, बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये होना चाहिए था पाथ बट इधर डेविएट कर गई। तो यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज स्पीड ऑफ लाइट in first medium to another medium, speed of light in one medium to speed of light in another medium.
So light is going from medium 1 to medium 2. Speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2. इसको हम कैसे पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. जिसका नाम नीचे लिखा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका नाम नीचे मेंशन्ड है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. पहले मीडियम की स्पीड, फिर दूसरे मीडियम की स्पीड. बट जब हम इसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ medium 2 with respect to 1. स्पीड फर्स्ट की फर्स्ट में, सेकंड की सेकंड में. अब c v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. जनरल फॉर्मूला है स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का. तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा डैश. फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है. दो फैक्टर्स जिन पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी. सोर्स पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या एक्सप्रेशन रह गया? म्यू इज लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, और हम बोल सकते हैं लैम्डा डैश इज लैम्डा अपॉन म्यू. सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, in air, to refractive index of that medium. So inversely proportional, mu is inversely proportional to wavelength. तो जिसकी wavelength ज्यादा उसका refractive index कम, उसकी lateral displacement कम. तो wavelength ज्यादा किसकी होती है? red की. तो red की wavelength ज्यादा, उसका refractive index कम, उसकी lateral displacement भी कम. violet की wavelength कम होती है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट, म्यू वायलेट इज ग्रेटर देन म्यू रेड. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसी की लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी. तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड पाथ ऑफ इमर्जेंट रे. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड पाथ ऑफ इमर्जेंट रे. लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फर्दर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. तो ये हमारे पास आ गई लेटरल डिस्प्लेसमेंट, किसकी ज्यादा? वायलेट की ज्यादा, रेड की कम. चलिए बेटू बाय.